वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 11 में। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऋजुरेखी में गति, ऋजुरेखा में गति। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें देखो, इस वाले पार्ट को जब हम पढ़ेंगे ये लगभग आपका फोर्स तक, कहाँ तक? फोर्स तक, फोर्स के पहले तक जो चैप्टर है, फोर्स जब जहां से बल शुरू हो जाएगा उसके पहले तक हम जब तक पढ़ेंगे उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। काइना का मतलब क्या है? काइने का मतलब है आपका मोशन। क्या है? मोशन। अमेटिक्स का मतलब है गति। तो ऐसा भाग जहां पर हम मोशन मतलब गति की क्या पढ़ते हैं? गणित पढ़ें, यानी कि गति के समीकरण वगैरह पढ़ें, गति के बारे में पढ़ें, उसके से रिलेटेड क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। लिखो लिखो, हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स। अब इसकी हिंदी मुझे नहीं पता। हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स। इसमें लिखो, इसमें हम किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। गति के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है किसकी? अगला पॉइंट है, ये समझ में आ गया कि काइनेमेटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? गति के बारे में पढ़ेंगे। गति के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि किसकी गति बढ़ाएंगे क्या होगा, कम करेंगे क्या होगा, बढ़ाएंगे क्या होगा, यदि एक समान से चले तो क्या होगा, उसके ग्राफ वगैरह जो कुछ बनेंगे हम लोग सब देखेंगे। अब तो इसी चैप्टर में सबसे पहला काम आता है क्या? निर्देश फ्रेम। हेडिंग डालो निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम। अच्छा, आपको ये मूल बिंदु पता है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मूल बिंदु? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। तो किसे कहते हैं? देखो, निर्देश। ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति या गति के बारे में बताएं, वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो लिखिए, वह है स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति या गति को बताते हैं। मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु या निर्देश बिंदु
क्लियर? क्या कहलाता है? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। तो निर्देश फ्रेम किसे कहते होंगे? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी वस्तु का समय के सापेक्ष, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी वस्तु में समय के सापेक्ष वह वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन होता है या गति में कितना परिवर्तन होता है उसको बताते हैं। वह फ्रेम क्या कहलाता है? निर्देश फ्रेम कहलाता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो लिखिएगा, ऐसा निर्देशांक निकाय, ऐसा निर्देशांक निकाय जिसमें समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का निर्धारण किया जाता है, गति का निर्धारण किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश फ्रेम कहलाता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे अब देखो, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो कि आप कभी ट्रेन से जाते हो, ठीक है, आप ट्रेन से जा रहे हो। अब ट्रेन में आप क्या देखते हो कि जब आप बैठे हुए हो तो कोई यदि उसके बगल में गाड़ी चल रही है, कोई उसके बगल में गाड़ी चल रही है, तो आप ट्रेन के हिसाब से अपने अनुसार बताओगे कि जो गाड़ी चल रही है, जो ट्रेन के बगल में जो आदमी चल रहा है या जो व्यक्ति साइकिल से जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो आप उसके बारे में किससे बताओगे? ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप कहां पर बैठे हो? ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कहां पर बैठा हो, मान के चलो कि वो बाहर बैठा हो मेज लगा के, ठीक है, कुर्सी पर बैठा हो, रोड पर बैठा हो, वो फिर किसी गाड़ी को आते जाते देखेगा तो वो अपने हिसाब से बताएगा। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन है। हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ का नहीं मतलब अर्थ है, क्योंकि हम अर्थ से के साथ खड़े हैं ना, हम नहीं तो ट्रेन में चल रहे हैं। ट्रेन में कौन चल रहा है? आप चल रहे हो। तो बात समझ में है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? नहीं आया कि भाई आप पहले बात समझो कि आप किस रफ्तार से आपकी ट्रेन जा रही है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपके बगल में एक बाइक वाला जा रहा है रास्ते से, तो आप क्या करोगे? वहां पर आप क्या करोगे कि आपके अनुसार आप बताओगे कि ये जो रेलगाड़ी, ये वाला जो है मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला, आप बताओगे कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बता रहे हो। ठीक है, लेकिन जो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसे उसकी स्पीड और ज्यादा लगे, वो कह दे कि नहीं 40 से नहीं जा रहा, 50 से जा रहा है। तो ये बेसिकली अंतर किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर। क्लियर? अब बात क्लियर हुई? चलिए नोट कर लो इसे। तो देखिए, निर्देश तंत्र जो है आपके कितने होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, निर्देश तंत्र, इंग्लिश में लिख लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म्स या कार्टेशियन सिस्टम। दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है? ध्रुवीय निर्देश तंत्र,
ये आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ध्रुवीय निर्देश तंत्र का, इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें थीटा उल्टा का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। ध्रुवीय में किसका प्रयोग हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का, ठीक है। तीसरा, या इसका तो आप लोग उसमें भी पढ़ोगे, मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर करके कोई चैप्टर होगा मैथ में, सम्मिश्र संख्याएं, वहां पर इसका प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग फिजिक्स में हमें इसका यूज नहीं मिलता। अगला है बेलनाकार निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हम लोग सबसे पहला कौन सा जानते हैं, सिर्फ इसी को जानते हैं, कार्तीय वाला ना, और हमें पढ़ना भी यही है। ये तो आप जो है रिसर्च लेवल पर देखोगे, ठीक है, जब आप रिसर्च वगैरह करोगे, मतलब पीएचडी वगैरह, तब ये जाके आपको कहीं मिलेगा इसका प्रयोग, ठीक। इसका प्रयोग आपको मैक्सिमम जो मिलेगा, एक तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे मिलेगा मैथ में, ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा इंजीनियरिंग पे, ठीक। बाकी कार्तीय हम तो 10th में भी पढ़े हैं, 11th 12th और हमेशा पढ़ते रहेंगे, ये बहुत आसान सा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, तो जो कार्तीय निर्देश तंत्र है, इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण हम लोग क्या करते हैं, स्थिति किसके साथ करते हैं, गति समय के साथ जो है समकोणिक निर्देशांकों के द्वारा करते हैं। ये सबको पता है, तो लिख लो। इसमें किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण समय के साथ समकोणीय निर्देशांकों के द्वारा करते हैं, समकोणीय निर्देशांकों के द्वारा करते हैं। इसमें सबको पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अच्छा, यहीं पर मैं बता देता हूं, एक्स एक्सिस में जब वेक्टर के लिए बात आती है, किसके लिए, वेक्टर के लिए, सदिश राशि के लिए, नाम सुना होगा, सदिश राशि को एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आई कैप से। वाई एक्सिस को किससे दिखाते हैं, जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से। क्लियर, किससे दिखाते हैं, एक्स एक्स को आई कैप से, वाई एक्स को जे कैप से, जेड एक्स को के कैप से दिखाते हैं, ठीक है। छाप लो, फिर आगे बात करते हैं। अगला, कार्तीय निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर, पहला क्या है तुम्हारा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, इनर्शिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में जड़त्व, क्या कहते हैं, तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, क्या कहते हैं इसे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो इसमें लिखो ऐसा निर्देश फ्रेम, ऐसा निर्देश फ्रेम, ऐसा निर्देश तंत्र या फ्रेम जो या तो एक समान वेग से गतिशील हो, ऐसा निर्देश फ्रेम जो या तो एक समान गति से गतिशील हो या क्या हो, या स्थिर हो, या स्थिर हो, क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे कि यदि बात करें तो जैसे ट्रेन क्या रहती है, पटरियों पर खड़ी रहती है या एक समान गति से चले ना, तो एग्जांपल लिख लो इसका, क्या है इनर्शियल फ्रेम का, देख लो, रेल की क्षैतिज पटरियों पर, रेल की क्षैतिज पटरियों पर रेल की चाल, रेल की गति, रेल की पटरियां क्या है, रुकी हुई है ना, स्थिर है ना, तो क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं, ऐसा निर्देश फ्रेम जो या तो एक समान गति से क्या हो, गतिशील हो या रुका हुआ हो। देखो इनर्शिया का मतलब समझो, जड़त्व का मतलब क्या है, जड़त्व का जब सुनते हो तो क्या मतलब चलता है, हाँ, जड़त्व का मतलब क्या है, जैसे हम कह देते हैं ना कि कोई बहुत जड़ है, तो जड़ का मतलब क्या, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, या हिल भी रहा तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यदि कोई एक समान गति से चलेगा तो हम उसके ऊपर बैठे रहेंगे तो क्या हमें वो रुका हुआ ही लगेगा। बात समझ रहे हो, यदि कोई एक समान से चल रहा है, उसकी गति नहीं बदल रही, तो हमें क्या लगेगा, वो रुका ही हुआ है। तो यही मतलब है कि किसे कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो, या तो वो एक समान रुका हुआ हो या एक समान गति से चले, क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब क्या कहते हैं, अजड़त्वीय देखते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है। अगला है दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि किसी त्वरण से गति करते हुए, किसी त्वरण से गति करते हुए या गति करने वाले निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। किसी त्वरण से गति करते हुए, तो लिखो किसी त्वरण से गति करते हुए, किसी त्वरण से गति करते हुए निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। ठीक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किसी त्वरण से गति करते हुए निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे बात समझना।
जैसे ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, कोई गाड़ी है, ठीक है, इसके पीछे वाली सीट पर हमने क्या रख दिया, मान के चलो कि बॉल रख दिया, क्या रख दिया है, बॉल रख दिया, गेंद रख दिया, ये गेंद है, ये कार, ठीक है। अभी गाड़ी किस पर है, रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर है। जब गाड़ी क्या होती है, जब गाड़ी में आप गेंद रख दो या पानी की बोतल रख दो, जरूरी नहीं है कि गेंद ही हो, क्या हो, पानी की बोतल रख दो, क्या करती है, जब गाड़ी खड़ी रहती है तो जैसे रखेगी वैसे ही क्या रहेगा, गेंद रखी रहेगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी मोशन पे आएगी, क्या होगा, गाड़ी मोशन पे आएगी, मतलब गति करने लगेगी, गाड़ी क्या करने लगे, गति करने लगेगी यदि गाड़ी, तो गेंद क्या होगा, यदि सीट पे रखी होगी तो गेंद यदि इस जगह पे थी तो थोड़ा सा वो आगे खींचा आगे पीछे होती रहती है ना। तो गेंद क्या करती है, वो किसी न किसी त्वरण से क्या करने लगती है, गति करने लगती है। तो वही क्या है, किसका एग्जांपल है, अजड़त्ती निर्देश तंत्र का। क्योंकि देखो गाड़ी चल रही है, अभी रुकी हुई है, गाड़ी चली तो गेंद अभी पीछे हिली डुली, फिर जैसे ही आप आगे मतलब चल रहे हो, फिर गाड़ी में ब्रेक लगाया तो फिर गेंद चलेगी रुकेगी। तो यहाँ पर क्या है, गाड़ी क्या है, यहाँ पर गाड़ी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि गाड़ी के ही रिस्पेक्ट में तो गेंद हमारी कम आगे पीछे हो रही है या रुक रही है, बात समझ में आया। तो गाड़ी चल रही है या रुक रही है, तो गाड़ी की हर समय चाल, यदि रोड पे चल रही है तो गाड़ी की हर समय चाल बराबर नहीं रहती है, बात समझ में आई। वो कौन सा निर्देश तंत्र कहलाएगा, अजड़त्वीय। छापो तो कहे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, तो ये सब सारी चीजें आप क्या कर सको, बता सको, पता रहे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ये सब सारे कितने टाइप के होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। जड़त्वीय या अजड़त्वीय। जड़त्वीय किसे कहते हैं, जिसमें एक समान गति से चले या स्थिर रहे, क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम जो किसी त्वरण के साथ क्या करे, गति कर सके। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। यानी कि यदि किसी में क्या आ जाए, एक्सीलरेशन आ जाए तो उस त्वरण को, उसको क्या कहेंगे, उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलिए तो अब लिखिए, अगली हेडिंग डाल लो, निर्देश तंत्र के आधार पर गति के प्रकार। निर्देश तंत्र के अनुसार गति के प्रकार, गति के प्रकार, ठीक। तो इसमें जो गति होती है वो पहली है सरल रेखा में गति या एक विमीय गति। सरल रेखा में गति या एक विमीय गति। क्लियर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन समझ गई। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है, सरल रेखा में गति या एक विमीय गति, क्या पता चल रहा है नाम से, सरल रेखा में गति करेगी, या तो यह किसी लेखा के बाहु, किसकी रेखा के अनुदिश गति करेगी, या तो यह एक्स, मतलब जैसे 3 एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो या तो यह एक्स एक्सिस से चलेगी या वाई एक्सिस पे अनुदिश या जेड एक्सिस के अनुदिश, केवल एक के अनुदिश ही चलेगी, उसी को क्या कहते हैं, सरल रेखा की गति या एक विमीय गति। तो लिख लो, जब कोई वस्तु एक्स, वाई तथा जेड अक्षों में से केवल एक अक्ष के
अनुदिश गति करे उसे एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल सीधी रेखा पे चलती हुई कार सीधी सड़क पर, तो लिख लो क्या है, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसमें जो है ना, इसमें सब क्या होंगी, अदिश राशियां होंगी। कैसी होती हैं, एक विमीय गति केवल अदिश राशि होंगी। अगला दूसरा द्विविमीय गति, द्विविमीय गति इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं, या 2D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशनल। इसको 1D मोशन कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं, 1D। ऐसे भी लिख सकता है 1D मोशन। 1 का मतलब 1, डायमेंशन, D का मतलब डायमेंशन। ठीक है, इसे 2 डायमेंशनल मोशन। तो ऐसी गति जो कहां पर हो, दो अक्षों के बीच हो। क्या हो, दो अक्षों में हो, उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। और ये जो 2 डायमेंशनल जो मोशन होता है, यानी कि जो 2D मोशन होता है, द्विविमीय गति होती है, ये कभी भी किसी भी अक्ष के समांतर नहीं होती, कभी भी किसी भी अक्ष के समांतर नहीं होती। तो लिखिएगा, यह गति कभी भी किसी एक अक्ष के समांतर नहीं होती, एक अक्ष के समांतर नहीं होती बात समझ में आया। अब जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, प्रक्षेप की गति। नहीं आया, प्रक्षेप की गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप की गति। गया क्या, ये पैरेलल गया एक्स एक्सिस के, नहीं, एक्स में भी जा रहा था। देखो क्या हुआ, ये वाली दूरी भी तय किया है और ऊपर वाली दूरी भी तय किया है। दोनों दूरी तय कर रहा है, एक ये वाली लंबाई तय कर रहा है और एक ऊंचाई तय कर रहा है। एक लंबाई तय किया और एक ऊंचाई तय किया। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप की गति। बात समझ में आ गया। चलो अच्छा, अब अगला क्या है, त्रिविमीय गति। क्या होती है, त्रिविमीय गति। क्या कहते हैं इसे, 3D मोशन। क्या कहते हैं, 3D मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 3D मोशन ना तो किसी समतल में होती है, किसी भी समतल में नहीं होती, और ना ही किसी एक अक्ष के अनुदिश होती है। तो लिख लीजिए, 3D मोशन ना तो किसी समतल व ना ही किसी एक अक्ष के अनुदिश होती है। अनुदिश होती है। बात समझ में आ गई।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घन में भरे अणुओं की गति। ये घन रहा तो घन में देखो क्या है, ये जैसे एक क्यूब हो, छोटा सा बॉक्स है, जैसे कमरा है, तो कमरे में तुम्हारी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो 3 डायमेंशन हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों में क्या है, गैस के अणु हर एक जगह घूम रहे हैं ना, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति। लिख लो, घन में गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति। छप गया। चलिए, महत्वपूर्ण चीज आया क्या? हेडिंग डालिए डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। तो किसी रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो लिखो, किसी रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती, क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। या किसी यात्रा के दौरान चली गई संपूर्ण यात्रा क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यह कैसी है? यह एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब, हाँ, इसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक अदिश राशि, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। और इसकी डायमेंशन गीमा कितनी होती है? इसकी बीमा कैपिटल एल, ठीक है। एक चीज और कि डिस्टेंस जो है, यानी कि जो दूरी है, ये आपकी किस पर निर्भर करती है? कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। किसी दूरी को जब हम तय कर रहे हैं तो किस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह पथ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पथ पर। यह रास्ते पर निर्भर करती है। क्लियर है? डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो लिखिए, यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यह इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा है? यह इंक्रीजिंग मतलब यह हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यह इंक्रीजिंग फंक्शन, बात समझ में आया? यह इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि डिस्टेंस जो है जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी आपकी किस में है? रेस्ट में है। तो लिख लो, यदि दूरी शून्य है, तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु विरामावस्था में होगी। किस में होगी?
विरामावस्था में होगी। किसमें होगी? विरामावस्था में। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीजें हैं आपको याद रखिएगा। जो ये लास्ट के जो 3 पॉइंट मैंने बताया है, ये आपको याद रखना, याद कर लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, क्लियर हो? अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन दूरी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। बात समझ में आई? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। क्लियर हुआ? विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। ठीक, विस्थापन बराबर क्या होता है? अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। एनी डाउट? ठीक, यानी कि यह क्या है? अब बताओ मुझे, यह पथ पर निर्भर करेगा विस्थापन? नहीं करेगा। यह किस पर निर्भर करेगा? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर। इससे मतलब नहीं है कि तुम किस रास्ते से आए हो, है मतलब? नहीं मतलब। इससे सिर्फ क्या मतलब है कि तुम कहां से चले और कहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि यहां तुम्हें करबी से बांदा जाना है। ठीक है, तो तुमने यहां से पहले ट्रेन पकड़ी, पहले इलाहाबाद गए, फिर लखनऊ होते हुए बांदा पहुंचे। ठीक है, ठीक। और हमने क्या किया? मैं करबी से बैठा, बस पकड़ा, चला गया बांदा। दोनों लोग पहुंचे कहां? बांदा। लेकिन अंतर क्या हुआ? डिस्टेंस। तो जो संपूर्ण यात्रा के दौरान चली गई दूरी या कुल रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यदि आपसे पूछे तो लिख लो कि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। लिख लो, यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? लिख लो, यह शून्य हो सकता है। यह शून्य हो सकता है। अगला, यह क्या है? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो लिखो, यह सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब, हाँ, यह सदिश राशि है। तो ऐसी राशि, देखो सदिश राशियां जो है आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। लिखवाया हूं शायद कि नहीं लिखवाया? पहले लेक्चर पे नहीं करवाया? चलो बाद में करवा देंगे जब पेपर शुरू करेंगे। तो सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशि का मतलब क्या है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण
यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मतलब दिशा। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which will be required for representation magnitude as well as direction is known as vector quantity। ठीक है। और अदिश राशियां किसे कहते हैं? those quantity which will required only magnitude not direction, दिशा ना हो। ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हो जाएगा? लिख लो। अगला पॉइंट ये इसी पर, इसका मात्रक मीटर है। और क्या है? बस इसकी बीमा L है, इसकी बीमा L। क्लियर हुआ कि नहीं? विस्थापन आपका 0, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। लिख लो, यह धनात्मक, ऋणात्मक हुआ, शून्य हो सकता है। ठीक है। हटा दें इसे, पॉज करके नोट कर लेना जिन्होंने नहीं लिखा। मुद्दे की बात पे आते हैं। अब मेरे को बताना, ये एक सड़क है, ठीक है, इट इज द पाथ है, ये पाथ है। एक व्यक्ति पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति यहां से यहां पर आया, ठीक है, सीधे रास्ते से, ऑब्वियस सी बात है, उड़ते हुए नहीं आएगा, कैसे आएगा? सीधे रास्ते से आएगा। ये इस रास्ते से चलते हुए चलते चलते बी पर आ गया। मान के चलो कि इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। बताओ विस्थापन कितना होगा? दूरी कितनी होगी? 5 मीटर। यानी कि एक पॉइंट आपको और लिखने को मिला कि विस्थापन व दूरी बराबर हो सकती हैं, हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, क्या लिखा है? हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। पता चला? इस केस में क्या है? विस्थापन आपका क्या है? विस्थापन मतलब कि विस्थापन को मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है? और आपकी डिस्टेंस भी कितनी है? 5 मीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला हो गया, हटा दे। अब ये व्यक्ति, यही व्यक्ति ए से चला, बी पर आया, ठीक है, ए से चला, बी पर आ गया और फिर यहां से चल दिया, ठीक है। ये आया और ये गया, ठीक है। एक बार आया और एक बार गया। ये रहा आपका, ये अभी भी 5 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है। चलो अब बताओ, ये अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान कितनी दूरी तय किया?
10। कैसे? 5 आया है और 5 गया है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई इस केस में? 10 मीटर। डिस्टेंस 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हमें क्या देखते हैं? दो बिंदु देखना है। तो कहां से शुरू किया था? ए से, और पहुंच कहां पर गया? ए पर पहुंच गया ना भाई। आया है फिर चला गया है, रुका थोड़ी ना है, आया और गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। भाई जहां से वो आया वहीं पर पहुंच गया, ठीक है, तो कितना हो गया? 0। बात समझ रहे हो? अब जैसे मान के चलो कि मैं इस जगह पर हूं, खड़ा हूं, इस पूरे कमरे का मैं चक्कर लगा लूं और फिर यहीं पर आ जाऊं, तो पहले जहां से मैं चला था और जहां पर मैं पहुंच गया वो बिंदु क्या हो गए? एक ही हो गए। तो एक ही बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हो? कितनी होगी वो? 0। तो विस्थापन कितना हो गया? 0। इससे तुम्हें क्या मिला कि दूरी, देखो यहां पर दूरी क्या है? दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। दूरी विस्थापन से क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगला पॉइंट, दूरी विस्थापन से अधिक हो सकती है। विस्थापन से अधिक हो सकती है। क्लियर? यानी अर्थात डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी या तो बराबर होगी, लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं, ठीक है? कल हम जो है वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ेंगे कि विरामावस्था किसे कहते हैं, एक समान गति क्या होती है, असमान गति किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।